भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है अब उसे ब्रिक्स देश भी समझने लगे और जो समर्थन इस बार भारत को मिला वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हार है। पाकिस्तान रूस से तो वैसे ही दूर हो चुका था, बाजवा ने हटा दिया था। पाकिस्तान चीन से दूर होने की भी कस्में और वादे कर चुका है। बड़ा मशहूर, वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ये ब्रिक्स के नरेंद्र मोदी को जो है वो एक गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है वो रुतबा दिया गया ब्राजील की जानिब से। तो चीनी सदर जो है वो इसको स्नब करते हुए हम इसके अंदर जो है वो शिरकत नहीं करें। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पीपीएम डिबेट हिंदी में तहे दिल से स्वागत है। आज की चर्चा एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित है। हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से भव्य स्वागत और सम्मान हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सूत्रों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मान को पचा नहीं पाए और कार्यक्रम के बीच से ही खुद को अलग कर लिया, या यूं कहें कि ब्रिक्स से भाग निकले। क्या ये एक डिप्लोमैटिक मैसेज था या फिर भारत की बढ़ती वैश्विक साख से चीन की असहजता? क्या ये संकेत है कि भारत अब ब्रिक्स का असली नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट कर अपनी आवाज उठाइए और जुड़िए इस गर्म बहस में। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, ये बात अब किसी देश से नहीं छिपी और इस बार भी ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भले ही ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान का नाम ना लिया हो, लेकिन जिस तरह से उन देशों ने आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों को पनाह देने से निपटने पर प्रतिबद्धता जताई और कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, उससे ये तो पाकिस्तान को समझ आ ही गया होगा कि आतंकवाद का समर्थन अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रहा है। ये ब्रिक्स का इजलास जो है वो ब्राजील में हो रहा है और इस मर्तबा रियो के अंदर जो है वो ये इजलास होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। चाइना के जो सदर हैं वो भी जो है वो इसके अंदर शी जिनपिंग, वो भी इसके अंदर 72 साल शी जिनपिंग वो भी जो है वो इसमें शिरकत नहीं करे, जबकि एक्चुअली ये ब्रिक्स जो है वो शुरू चाइना की वजह से हुआ था। 12 साल में पहली दफा जो है वो किसी इजलास में शिरकत करने के लिए नहीं आ रहे और भेजा जा रहा है चीनी वजीर आजम को। चीनी सदर जो है वो खुद नहीं आ रहे। अब इसकी वजह जो है ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को जो है वो एक गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है वो रुतबा दिया गया ब्राजील की जानिब से। तो चीनी सदर जो है वो इसको स्नब करते हुए जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है वो रुतबा दे दिया जाए, तो हम इसके अंदर जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। है बड़ा मशहूर, वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। हम सिर्फ उन ममालिक से दोस्ती कर रहा है जो चीन से खुद को दूर कर रहे हैं, रूस से खुद को दूर कर रहे हैं और पाकिस्तान से कोइंसिडेंटली वो दोस्ती कर रहा है। तो समझ जाएंगे पाकिस्तान रूस से तो वैसे ही दूर हो चुका था, बाजवा ने हटा दिया था। पाकिस्तान चीन से दूर होने की भी कस्में और वादे कर चुका है, अहद कर चुका है, तो पैमाना हो चुके हैं लंच में कि हम चीन के करीब भी नहीं जाएंगे। अब आपको मालूम है बलूचिस्तान में दूसरी जगह चाइना माइनिंग कर रहा है और जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर है, उसका कंट्रोल भी चाइना के पास है। अब दोनों जगह प्रॉब्लम चालू हुआ है। पाकिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया। जो मिलिट्री है वो अमेरिकन लीडरशिप को प्रमोट कर रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाइना के साथ जा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप देखेंगे मिलिट्री को इमिनेंट है और बताया जाता है कि आसिफ जरदारी को रिमूव कर दिया जाए। और ये भी देखेंगे कि आगे जाके वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। एक और एक चीज है जो सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ अभी अमेरिका गए हुए और वहां पे भी बातचीत हो रही है कि वो इंडियंस के अगेंस्ट उनको सिस्टम चाहिए, उनको वहां पे वेपन सिस्टम चाहिए। और आपको मालूम है पाकिस्तान को $397 मिलियन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था F-16 के अपग्रेड के लिए। तो एक तरह से अब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल इमिनेंट है और आसिफ मुनीर बन जाएंगे वहां के प्रेसिडेंट, वहां के तानाशाह, वहां के मिलिट्री डिक्टेटरशिप। A good argument from Pakistan. So India has an embassy in Islamabad despite 5 wars, but we can't have an embassy of Israel in Islamabad because of what exactly? यानी पहला आर्ग्यूमेंट फौज ये बना रही है कि हम भारत के साथ 5 जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन हमारी एम्बेसी भारत के साथ तो खुली है। इसराइल की एम्बेसी क्यों नहीं खुल सकती? इसराइल ने हमारा बिगाड़ा ही क्या, यानी डायरेक्टली पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया? ये फौज का पहला बयानिया है। अब आते हैं बाकी बयानिए की तरफ।
Pakistanis are debating joining Abraham Accords. पाकिस्तानी अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बहस कर रहे हैं और इसको ज्वाइन कर रहे हैं. Shady interest groups have sprung up. वो कहता है कि लोग डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमने इसराइल को तस्लीम किया तो दहशतगर्दी बढ़ जाएगी पाकिस्तान में. उनको बहाना मिल जाएगा कि पाकिस्तान तो इसराइल की नवाज मुल्क है, तो दहशतगर्दों को मजीद कुमक मिलेगी, इजाफा हो जाएगा दहशतगर्दी में, और आपको वोट नहीं मिलेगा, अवाम आपके खिलाफ हो जाएगी. ये है. कहता है मैं आपको बताता हूँ काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, और ये बंदा आपको पता है कि किसके लिए काम करता है. वी हैव नो कन्फ्लिक्ट विद इसराइल, यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट में हमारी इसराइल से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है. इफ वी कैन हैव टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, द वर्स्ट टेरर नेटवर्क specialized in killing Pakistanis based in Chahabahar, Iran, and 5 wars with India, and still have their embassies in Islamabad, surely we can have an Israeli embassy here. यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आती है, बदतरीन टेरर नेटवर्क चाबहार ईरान से चल रहा है, और भारत के साथ हम 5 जंगें लड़ चुके हैं, तो उन सारे ममालिक की एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, तो इसराइल की क्यों नहीं हो सकती? इसराइल के साथ तो हमारी बराह रास्त कोई जंग भी नहीं हुई. ये इनिशियल आर्ग्यूमेंट है जो कंपनी टाउट की तरफ से आ रहा है. अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह नैरेटिव को शेप करने की कोशिश करेंगे. बुनियादी नैरेटिव यही है जी कि हमारी बराह रास्त इसराइल से कोई लड़ाई नहीं है, इसराइल ने कभी बराह रास्त हम पे हमला नहीं किया, बल्कि भारत की मदद वो भी इसलिए करता है कि हम उसको तस्लीम नहीं करते, तो अगर हम तस्लीम कर लेंगे तो वो भारत की मदद करना छोड़ देगा. ये आर्ग्यूमेंट सब आना शुरू होंगे और आगे ये कीमत और भी भारी पड़ने वाली है. दरअसल ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा गया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बयान में कहा गया कि हम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. हम आतंकवादियों की सीमा पर आवाजाही, आतंकवाद के फंडिंग और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं. हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और आतंकी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं. ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अलावा पीएम मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात कही. उन्होंने अनकहे शब्दों में चीन और पाकिस्तान को भी संदेश दिया. पीएम मोदी ने भारत की शांति और भाईचारे की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई की पुरजोर अपील की. उन्होंने कहा आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है. हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना किया. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था. यह हमला केवल भारत पर नहीं, पूरी मानवता पर आघात था. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सैंक्शंस लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए. आतंकवाद के विक्टिम्स और सपोर्टर्स को एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते. निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मुक्त सम्मति देना, आतंक के आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हम गंभीर हैं भी या नहीं. कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, अब उसे ब्रिक्स देश भी समझने लगे हैं, और जो समर्थन इस बार भारत को मिला वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हार है. तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे. इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है. तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान. वीडियो देखने के लिए आपका आभार. जय श्री राम. वंदे मातरम.